वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं आज का जो अंक है वो साइन टेक से संबंधित महत्वपूर्ण अंक है। इसमें 2023 में प्रक्षेपित किए गए जो इसरो द्वारा उपग्रह हैं उस पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण अंक है और साथ ही इसमें जो है साइंस एंड टेक से संबंधित जो इसकी हिस्ट्री है या इसरो का हिस्ट्री है और जो साइंस इनोवेशन पॉलिसी है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें लेटेस्ट जो स्पेस पॉलिसी बनाई गई है उस पर भी इस अंक में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे सिंगापुर के 2 उपग्रह। इसको देखते हैं श्रीहरिकोटा यानी भारत में। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार मीन्स जो है 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाकर एक और सफलता अपने नाम कर ली है। टेलियोस 2 सिंथेटिक अपर्चर उपग्रह है जबकि लूम लाइट 4E नेविगेशन सेवाएं देगा। यानी इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं, एक है टेलियोस 2, दूसरा है लूम लाइट 4E। इसको और विस्तार से देखते हैं। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए, फिर उसी रॉकेट से परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि फिर उसी रॉकेट से परीक्षण, यानी इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह को तो अंतरिक्ष में पहुंचाया, फिर जिस रॉकेट से पहुंचाया फिर उसी रॉकेट से परीक्षण भी किया। यह इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यू स्पेस इंडिया को मिले आर्डर के तहत अंजाम दिया गया व्यावसायिक मिशन, यानी एक व्यावसायिक मिशन था। इसमें रॉकेट की चौथी स्टेज को प्लेटफॉर्म बना पोएम 2 भी शुरू किया। तीसरी बार हो रहा ऐसा परीक्षण और यह दोपहर 2:19 बजे जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया प्रक्षेपित। 600 किलोमीटर ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में किया गया स्थापित। 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे दिसंबर 2015 में, यानी दिसंबर 2015 में जो है भारत ने 5 उपग्रह भेजे थे सिंगापुर के। इसको देखते हैं। तो सिंगापुर के 2 उपग्रह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार यानी 22 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष में पहुंचाए। अब तक सबसे उपयोगी साबित हुए इसरो के रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी इसमें PSLV C-53, यानी इंपॉर्टेंट है कि किस जो है लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। तो यह PSLV C-55 के जरिए इसको लॉन्च किया गया। दोपहर 2:19 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। यह व्यावसायिक मिशन, इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL को मिले आर्डर के तहत अंजाम दिया गया। मिशन के तुरंत बाद रॉकेट की चौथी स्टेज यानी PS4 का उपयोग अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भी हुआ। यानी इसमें यह जो है कि मिशन के तुरंत बाद रॉकेट की चौथी स्टेज यानी PS4 का उपयोग अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भी हुआ। इसरो ने बताया कि 44.4 मीटर ऊंचे रॉकेट ने प्रक्षेपण के 19वें मिनट में टेलियोस 2 और उसके करीब 50 सेकंड बाद लूम लाइट 4 उपग्रह को धरती की सतह से करीब 600 किलोमीटर ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्थापित किया। यानी इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें जो उपग्रह का नाम है सिंगापुर के उसमें टेलियोस 2 है और दूसरा जो है लूम लाइट 4 है। भारत ने इससे पहले भी दिसंबर यानी 2015 में सिंगापुर के 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। इसरो प्रमुख व भारत के अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसरो के प्रमुख और जो है अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ जी हैं, ने बताया कि इसरो के सबसे सफलतम PSLV का 57वां, इंपॉर्टेंट है यह PSLV का 57वां मिशन है। सबसे सफल PSLV का 57वां यानी 57th मिशन है। दोनों उपग्रह सफलता से निर्धारित कक्षा में पहुंचाकर इस रॉकेट ने अपनी उच्च विश्वसनीयता और व्यावसायिक मिशनों के लिए उपयोगिता साबित की है। मिशन निर्देशक SR बीजू के अनुसार रॉकेट ने बेहद सही तरीके से अपना काम पूरा किया है। अब इन दोनों रॉकेट के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। तो इस काम आएंगे सिंगापुर के उपग्रह। इसमें है 741 किलो वजनी यह सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR उपग्रह सिंगापुर की सरकार की रक्षा विज्ञान एवं तकनीकी एजेंसी यानी DST और ST इंजीनियरिंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसे 586 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। इसका काम सरकार की विभिन्न एजेंसियों की जरूरत के अनुसार उपग्रह तस्वीरें मुहैया कराना। इसमें SAR उपकरण लगा है जो दिन रात हर मौसम में सिंगापुर की जमीन की 1 मीटर तक की रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकेगा। यानी कहने का सही हुआ यह जो है हर मौसम में सिंगापुर की जमीन की 1 मीटर तक रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकेगा। यह टेलियोस 2 जो है। इसके बाद देखें दूसरा जो उपग्रह इसमें है लूम लाइट 4। इसे भी सिंगापुर के संस्थान इंफोकॉम रिसर्च और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर ने बनाया। इस 16 किलोग्राम के वजन का किलोग्राम के उपग्रह का काम सिंगापुर में सामुद्रिक सुरक्षा के लिए ई नेविगेशन सेवाएं मुहैया कराना। इसका काम जो है सामुद्रिक सुरक्षा के लिए ई नेविगेशन सेवाएं मुहैया कराना है और वैश्विक जलपोत परिवहन में मदद करना है। इसमें VHF डाटा आदान प्रदान प्रणाली यानी VDES लगी है जो जहाजों तटों पर मौजूद स्टेशन उपग्रहों के मध्य रेडियो संवाद कायम करने में मदद करेगी। आगे इसमें देखें तो इंटीग्रेट ट्रांसफर लॉन्च ऐसे बनाया रॉकेट को मिशन के अनुकूल। इसरो के अनुसार PSLV C-55 को इस व्यावसायिक मिशन के अनुकूल बनाने के लिए इंटीग्रेट ट्रांसफर लॉन्च मोड अपनाया गया। श्रीहरिकोटा में बने PSLV इंटीग्रेशन केंद्र पर इसे एकीकृत किया गया। मिशन के रॉकेट का कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन उपयोग हुआ जो इसका सबसे हल्का वर्जन कहा जाता है। इस मॉडल में PSLV का 16वां मिशन है। यानी इंपॉर्टेंट है कि इस मॉडल में जो है PSLV का 16वां मिशन है। तेज करेंगे रॉकेट निर्माण। इसमें वही सोमनाथ ने बताया कि रॉकेट को कई विशेषताओं सुधारों के साथ मिशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें लागत और इसे तैयार करने का समय घटाया गया है। इसरो का लक्ष्य है कि आने वाले समय में रॉकेट का उत्पादन बढ़े ताकि ज्यादा प्रक्षेपण हो सके। इसमें देख लेते हैं परीक्षण के मायने क्या हैं। इसरो ने उपग्रह के रॉकेट से अलग होने के करीब 2 मिनट बाद बची हुई चौथे स्टेज का सदुपयोग कर अंतरिक्ष में वैज्ञानिक परीक्षण शुरू किए। S सोमनाथ ने इसे सफल बताया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है सोमनाथ के अनुसार रॉकेट की अपर स्टेज में पहली बार सोलर पैनल लगाए गए। यह उत्साहित करने वाला परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह पहली बार जो है रॉकेट की अपर स्टेज में जो है सोलर पैनल लगाए गए। यह पैनल सूर्य की ओर से
यह पैनल सूर्य की ओर बने रहने का निर्देश धरती से लेंगे। इसमें सूर्य के प्रकाश से अधिकतम ऊर्जा बनाने का प्रयास होगा। यही ऊर्जा बाकी उपकरणों में उपयोग होगी, जैसे नियंत्रण, दिशा निर्धारण, संपर्क, रिकॉर्डिंग और एवियानिक्स पैकेज में भी काम आएगी। स्टार्टअप बेलाट्रिक्स के उपकरण हॉल इफेक्ट थ्रस्टर के छोटे उपग्रह में सौर इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्सन का परीक्षण होगा। इससे कैंसर कारक ईंधन का उपयोग घटेगा। यह एक ईंधन है कैंसर कारक, जिसका उपयोग इस तकनीक से घटेगा। आगे महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर देखें तो उड़ान योजना का 5वां चरण शुरू। दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ेगी हवाई यात्रा। इसमें देखते हैं तो इसमें है देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क को और बढ़ाने के उद्देश्य सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का 5वां चरण उड़ान 5.0 आरंभ किया है। यानी ये 22 अप्रैल 2023 को आरंभ किया। परियोजना को व्यावसायिक बनाने के लिए इसकी सीमा 600 किलोमीटर रखी गई है, जो प्राथमिकता क्षेत्रों और गैर प्राथमिकता क्षेत्रों दोनों के लिए समान है। पहले यह सीमा 500 किलोमीटर थी, यानी 100 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। और इसमें देखते हैं अगला महत्वपूर्ण खबर इसमें है नौसेना की बढ़ेगी ताकत। समुद्र से बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। समुद्र से बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और परीक्षण जो किया गया है यह भारत में उड़ीसा के तट पर समुद्र में एटामास्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। पहला उड़ान परीक्षण इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में उड़ीसा के तट पर समुद्र से एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस शिप आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, यानी इसमें जो बीएमडी है, बीएमडी का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के शामिल होने से नौसेना की ताकत समुद्र में बढ़ जाएगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जो और भारतीय नौसेना ने शुक्रवार यानी 22 अप्रैल 2023 को मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि परीक्षण का मकसद दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटना था। यानी शुक्रवार में जो है वह 21 अप्रैल 2023 को इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनकी नौसेना के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी की क्षमता है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नौसेना और शिप आधारित बीएमडी क्षमता के सफल परीक्षण में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। अप्रैल में जो है इसरो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्षेपण देखें तो इसमें है भारतीय यानी अप्रैल 2023 में इसरो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्षेपण देखें तो इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार में 26 मार्च 2023 को एक और इतिहास रचा। यानी सुबह 9 बजे इसरो के LVM-3 रॉकेट ने ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 उपग्रहों को लेकर उड़ान भरी। सफलतापूर्वक एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च करने के पीछे इसरो प्रमुख ने LVM-3 रॉकेट को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि LVM-3 रॉकेट गगनयान के लिए अनुकूल है। इसने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि LVM-3 रॉकेट पूर्व में जियो सिंक्रोनोसस लॉन्च व्हीकल MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अब तक का सबसे भारी लॉन्च हुआ कि जो LVM-3 रॉकेट है इसको पूर्व में MK3 जो था इसी का नाम जो है वर्तमान में LVM-3 रॉकेट रख दिया गया है। इसका नाम जो था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 था, यानी इसके पूर्व में नाम इसका यह था। अब इसको वर्तमान में LVM-3 रॉकेट के नाम से कहा जा रहा है। इसी LVM-3 रॉकेट के जरिए भारत ने ब्रिटेन के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया और इसी के जरिए जो भारत का गगनयान जो है रॉकेट गगनयान जो है भेजे जाने का प्रस्ताव है। इसमें देखें जानकारी को रूप इसरो ने लॉन्च किए ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट। इसका वजन 5805 किलो। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, जापान समेत 6 देशों की कंपनियां हैं। और देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार यानी 26 मार्च 2023 को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। भेजे गए सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है। इस मिशन को LVM-3 OneWeb India 2 नाम दिया गया। इसकी लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से की गई। इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें इसरो के यानी 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट, इसका पूरा नाम GSLV MK3 है, का इस्तेमाल किया। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसने दूसरे लॉन्च पैड में उड़ान भरी। इस लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 मिशन समेत 5 सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। LVM-3 से चंद्रमा 2 मिशन समेत लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। ये इसकी 6ठी सफल उड़ान है। अब इसमें कुछ और जानकारी देखें तो अमेरिका, जापान समेत 6 कंपनियों की हिस्सेदारी यानी वनवेव के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL यानी इंपॉर्टेंट ये है ये वनवेव के लिए, वनवेव में 6 देशों कंपनियां शामिल हैं। तो इसमें भारत की जो है कमर्शियल यूनिट जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिसला है नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेव जो है यूके की संचार कंपनी। इसमें ब्रिटिश सरकार इसमें शामिल जो ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज यानी भारत की जो भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसैट, जापान की सॉफ्टबैंक, अमेरिका की यूजल्स नेटवर्क्स और दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी हैनोवा की हिस्सेदारी। ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली संचार कंपनी, इसका मुख्यालय लंदन में यानी वनवेव का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और वनवेव का मतलब हमने देखा नेटवर्क एक्सेस यानी वनवेव को जो इसका विस्तार देखें तो नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वही वनवेव कहा जा रहा है। यूके की संचार कंपनी, इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। वनवेव को फिगर के माध्यम से देखते हैं तो वनवेव का 18वां लॉन्च है LVM-M3 से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 मार्च को सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई। और इसकी लंबाई देखें तो 43.5 मीटर लंबा है। वजन इसका 5805 केजी भारी पेलोड ले जाने वाला दूसरा भारतीय रॉकेट है और 643 टन वजन के साथ दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी है। और इसमें कुछ जानकारी देखें तो वनवेव के पहले बैच की लॉन्चिंग 23 अक्टूबर 2022 को हुई थी। यानी इसका जो पहला बैच भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला बैच जो भेजा गया था 23 अक्टूबर 2022 को, इसका दूसरा बैच जो 26 मार्च 2023 को भेजा गया। इस दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो की कमर्शियल फर्म यानी NSIL ने वनवेव की 72 सैटेलाइटों को 2 चरण लॉन्च करने के लिए करीब 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वनवेव का 36 सैटेलाइट का पहला बैच
पहला बैच जो था LVM-3M2, इंपॉर्टेंट है कि पहला बैच किससे भेजा गया था? LVM-3M2 OneWeb India 1 मिशन पिछले साल यानी 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 के जरिए लॉन्च किए गए थे। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यानी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इस दृष्टिकोण से कि किससे भेजा गया, यानी पहला चरण जो था LVM-3M2 यानी OneWeb India 1 से भेजा गया था। का दूसरा चरण जो था, यानी दूसरे चरण में जो भेजे गए 36 सैटेलाइट भेजे गए दूसरे चरण में, इस मिशन को जो नाम था इसका LVM-3M यानी LVM-3M3 OneWeb India 2 नाम दिया गया। हमने देखा वहां पर क्या था कि वहां LVM-3M2 था और OneWeb India 1 नाम दिया गया था, और जबकि यहाँ पर यह है, ये दूसरे चरण का लॉन्चिंग है जिसको 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। और देखें तो जो LVM-3 है इसी का जो पूर्व नाम था GSLV MK3 था। तो इसकी विशेषता देखें तो रॉकेट की लंबाई 43.4 मीटर है, यानी वही है, और 5796 किलोग्राम की भारी पेलोड ले जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बना। यह 8000 किलोग्राम के सैटेलाइट का भार उठा सकता है। 2023 में प्रक्षेपित तीसरी महत्वपूर्ण जो उड़ान देखें तो इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV और SSLV D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान 10 फरवरी 2023 को यानी 9:18 पर IST पर SDST SAR श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। यानी SSLV D2 का उद्देश्य, यानी जो ये SSLV D2 का उद्देश्य देखें तो अपनी 15 मिनट की उड़ान में इसमें EOS-07 और JANUS-1 और आजादी सैट 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में इंजेक्ट करना है। यानी इसमें 3 जो आप सैटेलाइट देख सकते हैं, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, इसको जो है 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में इंजेक्ट करना है, स्थापित करना है। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड आधार पर पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक की उपग्रह के प्रक्षेपण की पूर्ति करता है। यह अंतरिक्ष के लिए कम लागत वाले पहुंच प्रदान करता है। इसमें देखें तो कम टर्न अराउंड समय और कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीलापन प्रदान करता है और न्यूनतम लॉन्च ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है। इसे 3 ठोस प्ररोधक चरणों और वेग टर्मिनल मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। यह एक 34 मीटर लंबा 2 मीटर व्यास वाला वाहन है जिसका उत्थापन भार 120 टन है। और इसमें देखें तो EOS-07 156.3 किलोग्राम वजनी उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। नए प्रयोगों में वेव, ह्यूमैनिटी साउंड और स्पेक्ट्रम मॉनिटरी पेलोड शामिल हैं। जानुस-1 10.2 किलोग्राम का उपग्रह अमेरिका का है। इसमें है SSLV D2 EOS-07 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह 10 फरवरी 2023 को इसका मिशन पूरा किया गया। यानी इसमें और विस्तार से देखें तो जो SSLV D2 इसरो की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वह EOS-07 यानी जो EOS-07 यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और 2 सहयात्री उपग्रहों जिसमें जेनस-1 और आजादी सैट 2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसको और विस्तार से देखें तो जेनस-1 जो है यह एक प्रतियोगी प्रदर्शक उपग्रह है जिसे संयुक्त राष्ट्र स्थित एंथ्रेस्टिक्स यानी एंटारिस और इसके भारतीय भागीदारों XD लिंक्स तथा अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। यह एक 6 यूनिट क्यूब उपग्रह है। इसमें पेलोड की संख्या 5 है, 2 सिंगापुर से, एक केन्या से, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक इंडोनेशिया से, कुल मिलाकर के 5 इसमें जो है पेलोड हैं। और आजादी सैट 2 के बारे में देखें तो यह एक क्यूब उपग्रह है जिसका वजन लगभग 8 किलोग्राम है और इससे 75 अलग अलग तरह के पेलोड हैं। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को इन पेलोड के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इस पेलोड को स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा एकीकृत किया गया है। और जबकि EOS-07 को देखें तो EOS-07 156.3 किलोग्राम का उपग्रह जिसे इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए माइक्रो सैटेलाइट बसों और नई तकनीकी के साथ संगत पेलोड उपकरणों की डिजाइन और विकसित करना है। और इसको विस्तार से देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है का सबसे छोटा यान लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 को दूसरे प्रयास में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रक्षेपित किया गया। और SSLV D1 जो यान था वो पहली बार अगस्त 2022 में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन उपग्रहों को सटीक कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा था। अब कुछ जानकारी जो है इसरो के इतिहास के बारे में देखते हैं तो साल 1957 की बात है जब रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। अगले साल नासा ने भी स्पेस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत में अभी इस दिशा में कुछ खास नहीं सोचा गया था। रूस और अमेरिका के स्पेस मिशन शुरू होने के बाद भारतीय साइंटिस्ट पर भी ऐसा करने का प्रेशर बढ़ा। भारत में अधिक स्कोप नहीं था तो अधिकतर वैज्ञानिक काम के लिए विदेश जाते थे। भारत में 1962 में स्पेस फतह करने के लिए द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की शुरुआत हुई। 1968 में इसका नाम बदल करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कर दिया गया। और इसमें देखें तो उस वक्त विक्रम साराभाई सोवियत, रूस और अमेरिका की यात्रा पर थे। उनके दिमाग में स्पेस मिशन को शुरू करने का ख्याल आया। कुछ दिन बाद उडुपी रामचंद्र राव ने साराभाई को अपना प्लान बताया। उडुपी रामचंद्र राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। उनकी अगुवाई में साल 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। वो भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्हें साल 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम से और साल 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के साथ सम्मानित भी किया गया। साल 1972 में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना की जिम्मेदारी उन्होंने ली। इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई।
और 1971 में जो है यानी 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1969 में ही तारापुर में परमाणु संयंत्र की स्थापना भी हुई। 1971 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई और इसी दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में हुई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। 1974 में पहला भूमिगत परमाणु सफल परीक्षण किया गया। 1975 में भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया और इसी 1975 में एनटीपीसी और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी एनएचपीसी की स्थापना की गई। 1982 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। 1987 में जल सूचना कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1995 में भारत में सेलुलर फोन सेवा था इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया और 1998 में पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया। यानी प्रथम हमने देखा कब हुआ था 1974 में और द्वितीय जो है परमाणु परीक्षण जो है 1998 में हुआ। 2003 में नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति घोषित की गई। 2008 में जो है इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा पर भेजा और 2012 में अग्नि 5 का सफल परीक्षण लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इसका किया। 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की नीति घोषित की। 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ। यानी मंगलयान जो मंगल ग्रह कक्षा में स्थापित हुआ 2014 में। 2016 में परम ईशान 300 टीबी क्षमता का यानी टेराबाइट का सुपर कंप्यूटर बनाया और 2019 में चंद्रयान सेकंड का सफल प्रक्षेपण किया गया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने यानी भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 घोषित की है। इसके प्रावधान को देखते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना, इसरो की उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान देखें। यानी भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान में इसका परिचय सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इस नीति में अंतरिक्ष सुधारों को बल मिलने के साथ ही देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। भूमिकाओं का निर्धारण देखें तो इस नीति से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, अंतरिक्ष क्षेत्र के पीएसयू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की भूमिकाओं जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन एनएसआईएल द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाएगा। इन स्पेस इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच जो है यह इंटरलिंक का कार्य करेगा, इंटरफेस का कार्य करेगा। इसरो नई तकनीक नई प्रणालियों के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो के मिशनों के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। निजी क्षेत्र का प्रवेश इसमें होगा। इस नीति से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उपग्रह निर्माण, रॉकेट और लॉन्च व्हीकल, डेटा संग्रह एवं प्रसार शामिल है। काफी कम शुल्क पर निजी क्षेत्र इसरो सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। इससे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका प्रभाव देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत जो प्रभाव पड़ेगा भविष्य में नीति भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने में सहायक होगी। यानी जो वर्तमान में है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भारत की हिस्सेदारी जो 2% है और इसको बढ़ाकर 10% करने का टारगेट जो है अंतरिक्ष नीति 2023 के लिए बनाया गया है। यानी इस नीति का प्रावधान ही है, इसका उद्देश्य है या प्रभाव इसका ही है कि इसकी जो वर्तमान है उसको 2% से बढ़ाकर 10% करने में सहायक हो, यानी अंतरिक्ष नीति 2023। आगे से देखें तो लागत प्रभावी उपग्रहों के निर्माण के रूप में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को विश्व स्तर पर मान्यता मिली और अब भारत विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। निरस्त्रीकरण पर जिनेवा सम्मेलन के प्रति भारत अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक प्रयोग का समर्थन करता है और अंतरिक्ष क्षमताओं या कार्यक्रमों किसी भी सशक्तिकरण का विरोध करता है। इसरो विश्व की सबसे बड़ी यानी इंपॉर्टेंट है कि इसरो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी सफलता की दर बहुत अधिक है। और इसमें देखें 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में तात्कालिक विकास, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी भारत यानी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में देखें तो भारत ने हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी डीएसआरओ जैसे कि डीआरडीओ हो वैसे ही भारत रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डीएसआरओ द्वारा समर्पित रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए की स्थापना की है। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जो है भारत ने हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डीएसआरओ द्वारा समर्थित रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए की स्थापना की जिससे किसी प्रतिद्वंदी की अंतरिक्ष क्षमता को कमतर करने, बाधित करने, नष्ट करने या धोखा दे सकने हेतु आयुध निर्माण का कार्य सौंपा गया है। देखिए तो साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो किया गया, यह पीटी एग्जाम पूछा सकता है। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में रक्षा अंतरिक्ष मिशन की शुभारंभ किया गया। यानी जो डिफेंस एक्सपो 2022 कहां किया गया, गुजरात के गांधीनगर में किया गया और इसमें रक्षा अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया। उपग्रह निर्माण क्षमता में वृद्धि, वर्ष 2025 तक भारत का उपग्रह निर्माण बाजार 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। वर्ष 2020 में यह 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। संवाद देखते हैं। संवाद SAMVAD कार्यक्रम युवाओं के बीच अंतरिक्ष संस्कृति प्रोत्साहन करने और पोषित करने के लिए इसरो ने बेंगलुरु में संवाद नामक पहला स्टूडेंट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। यानी संवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि है क्या, तो संवाद जो है स्टूडेंट आउटरीच कार्यक्रम है। और इसमें देखें तो वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां देखें तो इसमें व्यवसायीकरण पर विनिमय का अभाव और दूसरा जो इसमें देखें तो इसमें अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है चीन की अंतरिक्ष छलांग को देखें तो दूसरे देशों की तुलना में चीन का अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ा। इससे इसने अपनी स्वयं की पारगमन प्रणाली बेई-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यानी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से कि इसमें जो चीन ने अपनी स्वयं की पारगमन प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया उसका क्या नाम है, तो बेई-2 है। इस बात की बहुत संभावना है कि चीन के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है यानी BRI के सदस्य चीनी अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान देंगे या इससे शामिल होंगे। इससे चीन की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और इससे बाह्य अंतरिक्ष का सशक्तिकरण हो सकता है। ये चुनौतियां हैं। आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के बारे में देखते हैं तो इसमें यानी STIP 2020 निर्माण प्रक्रिया 6 महीने लंबी होगी और इसे 4 अत्यधिक आपस में जुड़े ट्रैक्स में व्यवस्थित किया गया है। इस तरह का यह 5वां STIP 2020 होगा। इससे पहले 4 का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर हम जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2020 के बारे में देखते हैं तो इसमें ट्रैक फर्स्ट जो है इसमें विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक और विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया शामिल है जो नीति निर्माण प्रक्रिया के दौरान और बाद में बड़े सार्वजनिक और विशेषज्ञ पूल से इनपुट मांगने के लिए एक समर्पित मंच है। ट्रैक 2 इसमें दिया है, ट्रैक 3 और ट्रैक 4 दिया है। तो पिछले 4 STIP देखें तो वैज्ञानिक नीति सबसे पहले जो बनाई गई थी वो 1998 में बनाई गई थी। तो इसमें जो है यह केवल इसको डेट वाइज देखने की नीतियां क्या हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वह जो है STIP 2020 है। ST यानी IP 2020 यह 5वां चरण का है
और इसमें प्रयाग 4 शामिल किए गए हैं। इसमें जो दूसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई थी वो 1983 में बनाई गई थी। इसके बाद जो तीसरी बनाई गई थी वो 2003 में बनाई गई थी, और चौथी जो थी वह 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति बनाई गई थी, और लेटेस्ट जो 5वीं बनाई गई 2020 में बनाई गई है। इसमें संक्षिप्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति जो 2013 के बारे में देख लेते हैं। 2010 से 2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया था। इसमें यह स्वीकार किया गया कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक था। और कुछ इसमें देखें तो उद्देश्य इसका था विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति सार्वजनिक और निजी पीपीपी मोड पर दोनों क्षेत्रों के भारतीय वैज्ञानिकों को संदेश देती है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को लोगों को त्वरित, सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस नीति का केंद्र बिंदु यह है कि यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसका केंद्र बिंदु क्या है। जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 थी कि यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए हैं, इसका जो है केंद्र बिंदु बनाया गया था। और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो इसने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 2% तक का निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास क्षेत्र में भारी निवेश का आह्वान किया था। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो सतही जल स्रोतों का 80% भाग इस्तेमाल करने लायक नहीं, सीपीबी यानी सीपीसीबी के विश्लेषण में हुई यह पुष्टि। यानी यह चिंताजनक है। देश के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषित है नदियों का प्रवाह। इसको विस्तार से देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो केमिकल फैक्ट्रियों से 22 गांव का पेयजल स्रोत बेकार है। राजस्थान एक सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन का 22 गांव के पेयजल स्रोतों का बेकार कर दिया। नदियों का तो और बुरा हाल है। नदियों के रास्ते में बदलाव, खत्म होती जैव विविधता, बालू, मिट्टी, खनन और कैचमेंट एरिया खत्म होने का भी असर पड़ा है। वहीं झील, तालाब और पोखर या तो अतिक्रमण का शिकार हैं या फिर सीवेज, कूड़े या डंपिंग ग्राउंड में बन गए हैं। और इसमें देखें तो रिपोर्ट के अनुसार नदियों में छोड़े जाने वाले परिशोधित गंदे पानी की गुणवत्ता काफी खराब है। इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की मात्रा प्रति लीटर 30 मिलीग्राम है। यह स्थिति चिंताजनक मानी जाती है। 2005 की सीपीसीबी रिपोर्ट में बताया गया था कि 275 नदियों के 302 प्रवाह प्रदूषित हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद 2018 की रिपोर्ट में 350 से ज्यादा नदियों के 381 प्रवाह प्रदूषित पाए गए। इसमें कारण देखें तो रासायनिक दवाएं और कीटनाशक भारी नुकसानदेह हैं। इसके बाद भूजल का अंधाधुंध दोहन प्रदूषण का कारण बना है इसमें। तो इसको और विस्तार से देखते हैं तो नदियों में बहाया जा रहा अशोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सतही जल स्रोतों करीब 80% भाग अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यही है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसी को सीपीसीबी और अलग अलग राज्यों का प्रदूषण निगरानी एजेंसियों की हालिया विश्लेषण में इसकी पुष्टि की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित शहरी विकास मंत्रालय की वाटर एंड रिपोर्ट में कहा गया है कि सतही पानी का 2/3 हिस्सा प्रदूषित है। और सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। यानी कहने का ये आशय हुआ कि जो भारत में वर्तमान में 36 राज्य हैं जिसमें 28 जो है आपके राज्य हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली भी शामिल है। और इसमें देखें तो यह है भूजल का अंधाधुंध दोहन प्रदूषण कारण इसमें है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के विज्ञानी सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार अतिदोहन के कारण भूजल भी दूषित होता जा रहा है। सतही पानी की तुलना में भूजल कम दूषित होना चाहिए, लेकिन देश में भूजल का अंधाधुंध दोहन प्रदूषण का कारण बन रहा है। एक अनुमान के अनुसार करीब 80% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी भूमिगत जल पर निर्भर है। भूजल की गुणवत्ता मुख्य रूप से लवणता, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और आर्सेनिक पर निर्भर है। भूजल सतही प्रदूषण से सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें जियोलॉजिकल फिल्टर लगा होता है जो पानी में से प्रदूषक तत्वों को बाहर निकाल देता है। यह जो रिपोर्ट है यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है, यह जो मेंस एग्जाम्स के निबंध के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है और मुख्य परीक्षा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग जो है पीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट का, जिसमें से यह जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी है। अभी इस पर एक आधारित वीडियो हम बना चुके हैं बीओडी पर कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यह अधिक होगा तो इसका मतलब है कि जो जल है वह प्रदूषित है, और ये कम होगा इसका मतलब है कि जो जल है कम प्रदूषित है। और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वह बीओडी के प्रोपोर्शन मतलब उल्टा होती है। यानी बीओडी जो होता है बीओडी प्रोपोर्शनल 1/d होता है। डी मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन है। जहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां जो है बीओडी कम होगा, और जहां बीओडी ज्यादा होगा वहां डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होगी कम मात्रा में होगी। कहने का मतलब बीओडी अधिक होने का आशय ये हुआ कि वह जल जो है प्रदूषित है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो बीओडी है यानी उसके हिसाब से देखें तो जो आर्सेनिक की मात्रा, जो कि हमने देखा कि जो प्रदूषित जल करने वाले जो मुख्य लवण में क्लोराइड है, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक पर निर्भर है, तो आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलीग्राम पर ml बनाई गई है, लेकिन इसकी जो भारत में स्वीकृत मात्रा 0.05 ml पर ग्राम बनाई गई है। तो इससे देखें तो जो भारत के जो क्षेत्र हैं वेस्ट बंगाल सहित जो भी भाग हैं और बांग्लादेश है वह आर्सेनिक के कारण जो है ज्यादा प्रभावित हैं, और इसके कारण जो होता है ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे जो आर्सेनिक की वजह से जो जल प्रदूषण है उसके कारण जल जनित बीमारियां होती हैं। जल जनित प्रमुख बीमारियों में देखें तो मिनी माता जो होती है यह पारा कारण होती है, इटाई जो है कैंडियम कारण, लेड एनीमिया जो है लेड के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण, और स्केलेटल फ्लोरोसिस जो होता है जिसको नाक नी सिंड्रोम भी कहते हैं फ्लोराइड कारण होता है, और ब्लैक फुट जो डिजीज है आर्सेनिक कारण, इसको भी हमने देखा। इसके बाद जो होता है आपका एवेस्टोसिस जो होता है एस्टेक कारण होता है, और सिलिकोसिस जो होता है सिल्का कारण जो होता है, ये सब लंग डिजीज है। तो ये जो है जो जल जनित यानी वाटर प्रदूषण कारण जो है महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, यानी कह सकते हैं खतरनाक बीमारियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।